हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट आपने अच्छे से देख लिया होगा। नेक्स्ट 50 मिनट्स के अंदर क्लास ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझा दूंगा। बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। अब सरकार हमारे हाथ में है। 1947 में क्लास आज़ादी मिली, अब उसके बाद 1950 टू 1990 कंट्री को कैसे चलाना था वो सरकार क्लास डिसाइड करेगी, और जो जो प्लान पॉलिसीज बनाई गई है वहां पे हम आज इस चैप्टर में उसी की बात करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वन शॉट। जैसे ही हमें आजादी मिली, सबसे पहला काम हमारा था जो पुराने रूल रेगुलेशन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उन्हें खत्म करना, इकोनॉमी का रिकंस्ट्रक्ट करना, यानी कि देश का पुनर्निर्माण करना। देयरफॉर द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टू डिसाइड द टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा होगा हमारे देश के हालात को देखते हुए। हमारे देश की जनसंख्या, देश का डेवलपमेंट, एजुकेशन, लिटरेसी, मतलब लिटरेसी, गरीबी, ये सारी चीज देखते हुए क्लास देश का पुनर्निर्माण करना और कैसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाएंगे जो हमारी कंट्री के लिए सुइटेबल होगा उस टाइम पे। तो इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। तो जो देश के मेन इश्यूज हैं, मेन प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, वही क्लास हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है। अब किसी भी कंट्री के अंदर ये बात आपको पता होगा बहुत पहले से, देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी के अंदर और उसे किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे, यानी लेबर से काम कराएंगे या मशीन से काम कराएंगे। और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन हम किसके लिए करेंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो दीज आर द थ्री मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब इस सेंट्रल प्रॉब्लम को अगर प्राइवेट फर्म सॉल्व करती है, इसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। इकोनॉमी क्लास बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, उसी सेंट्रल पॉल्यूशन के सेंट्रल प्रॉब्लम्स के आधार पर तीन टाइप की इकोनॉमी है। पहला है क्लास आपका कैपिटलिज्म, कैपिटल इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहां पर प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर सॉल्व्ड बाय प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। ध्यान रखना, जहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ये डिसीजन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स लेते हैं, उसको बोलते हैं क्लास कैपिटलिज्म या कैपिटल इकोनॉमी। द डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर्स फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट फर्म डिसाइड करते हैं क्या देश में प्रोड्यूस होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए क्लास, और ऑब्वियसली किस मेथड से होना चाहिए। अगर ये प्राइवेट फर्म करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, कैपिटल इकोनॉमी या कैपिटलिज्म। अगला है सोशलिज्म, सोशलिस्टिक इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर सॉल्व बाय द गवर्नमेंट। जहां पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट सॉल्व करती है क्लास, और इनका जो मोटो होता है वो होता है क्लास सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर सॉल्व बाय द गवर्नमेंट विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। ध्यान रखना। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिज्म है कैपिटल इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के को देखते हुए सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम को गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। और मिक्स इकोनॉमी में क्लास दोनों का मिक्स है जहां पे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, ठीक है, यानी कि मार्केट, इसे ना हम लोग मार्केट में होने वाली डिमांड सप्लाई भी कह सकते हैं। तो कैपिटलिज्म के अंदर डिमांड सप्लाई फैक्टर देखा जाता है, इसके अंदर सोशल वेलफेयर, इसके अंदर दोनों, यानी कि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे कि देश में क्या क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है। तो ये सारी चीजें क्लास इसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। तो हमें डिसाइड करना था कि हमारी कौन से टाइप की इकोनॉमी होगी। अब अगर देश को ग्रो करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन लेना पड़ेगा। जैसे आपके आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होते, 3-3 महीने में आपके क्लास स्कूल में भी एग्जामिनेशन होते हैं, राइट, या 6-6 महीने में या 4-4 महीने में स्कूल में भी एग्जामिनेशन होते हैं। उसी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया कि हमारे पास जितना भी समय है उसमें हम लोग 5-5 साल की योजनाएं बनाते हैं। इसको कहा गया 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना।
5 ईयर प्लान, यानी कि इस 5 साल में हम कुछ मुद्दे पकड़ेंगे और उसको ठीक करेंगे, फिर इस 5 साल में कुछ नए इश्यूज आएंगे, हम उसको ठीक करेंगे, फिर इस 5 साल में इस तरीके से इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, ठीक है, 1951 से। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, कंट्री के जो रिसोर्सेस हैं वो किस तरीके से डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी में यूज करें। जितना भी रिसोर्सेज हमारे पास आ रहा है, टैक्सेस से जो भी पैसा आ रहा है, जो भी हमारे पास कमाई हो रही है, उससे हम ओवरऑल देश को कैसे डेवलप करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। और इसके बारे में पहले से सोचना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, सरकार ने क्लास क्या सेटअप किया, सरकार ने सेटअप किया प्लानिंग कमीशन। क्लास 1950 में सरकार ने प्लानिंग कमीशन का गठन किया। प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें, इट हैज अ फिक्स प्लानिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का प्लानिंग पीरियड है, इसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, यानी 5 साल में हम देश का डेवलपमेंट करेंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करें प्लानिंग कमीशन का, तो प्लानिंग कमीशन का जो गठन किया गया वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो गरीब लोग हैं ना क्लास, जो देश की गरीब जनता है, जहां मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन गरीब थी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, जो अनाज उगा रहे हैं लोग, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहां पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, सबको अपॉर्चुनिटी देना, सबको एम्प्लॉयमेंट देना, अलग अलग सेक्टर को ग्रो करना और उन सब सेक्टर में रोजगार देना। 3 सेक्टर होते हैं क्लास, पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, तीनों सेक्टर में रोजगार देना, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ाना, ये क्लास प्लानिंग कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव था, इक्विटी को प्रमोट करना। जो प्लानिंग कमीशन है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। हमेशा से क्लास जो भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होंगे, उस टाइम पे नेहरू साहब थे, तो जो भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होंगे वही क्लास क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, ठीक है। अभी ये प्रेजेंटली क्लास जो प्लानिंग कमीशन, उसका नाम बदल दिया गया, मैं बताऊं क्लास आगे चल के, उसको नीति आयोग नाम दे दिया गया है। और वहां पे भी क्लास जो चेयरमैन होते हैं क्लास, वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नरेंद्र मोदी जी की क्लास साथ वो चीजें जो है मीटिंग चलती है, सारी चीजें चलती हैं। अगर वो नहीं हो तो भी क्लास मीटिंग को चलाया जा सकता है, बट हाँ, वहां पे जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। जो पहला 5 ईयर प्लान था, अभी डेटा याद करना, ये डेटा क्लास सारा आपको याद करना है। जो पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, देखो प्लानिंग कमीशन सेटअप कब हुआ, 1950 में, लेकिन जो पहला 5 ईयर प्लान आया, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, जो पहला 5 ईयर प्लान आया वो 1950 में आया, लेकिन सेटअप का 1951 में आया। सेटअप कब हुआ था, 1950, मार्च 1950। तो जो पहला प्लान चला वो 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956, यानी कि ये पूरा का पूरा 5 साल का ये पहला प्लान है। 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। अच्छा, ऐसी चलते चलते दूसरा, तीसरा, चौथा प्लान चलते चलते 12वां प्लान आ गया, 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चला, वो आखिरी 5 ईयर प्लान था। डेटा सारा क्लास कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना, याद कर लेना, ठीक है। क्लास थर्ड 5 ईयर प्लान में क्लास एक तो युद्ध भी छिड़ रहा था क्लास पाकिस्तान के खिलाफ, तो प्लान हॉलिडे डिक्लेयर किया गया 1966 1966 से 67 पहला साल, 1967 से 68 दूसरा साल, 68 से 69 तीसरा साल। तो ये 3 साल को बोला जाता है प्लान हॉलिडे, जहां पे प्लान को फॉलो नहीं किया गया ड्यू टू मिसरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 प्लान। तो तीसरा 5 प्लान था वो फेल हो गया, जिसकी वजह से ये 3 साल का हॉलिडे कर दिया गया। मतलब वही है कि ये, हाँ, हमने टारगेट बनाया है 5 चीजें पढ़ने का, लेकिन कुछ ऐसा बुरा हो गया तो हमने नहीं पढ़ा उसमें से 3 चीज, तो वो ये 3 साल की छुट्टी है, प्लान हॉलिडे। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ियों को हटाना पूरे देश से, यार वो 5 साल में नहीं हो पाएगा, उसके लिए बहुत समय लगेगा, दैट इज। या फिर क्लास अच्छा पानी पूरे कंट्री में अवेलेबल कराना, कंट्री का स्वच्छ भारत, ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो जिस प्लान को क्लास लंबा प्लान होता है, जिसको 20 साल लगते हैं अचीव करने के लिए, उस प्लान को पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं, ठीक है। उस प्लान को क्या बोलते हैं क्लास, पर्सपेक्टिव प्लान। नाउ प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया, नीति आयोग ने। नीति, NITI, नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। नीति मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रखना, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि कब हुआ फॉर्म क्लास, 1 जनवरी 2015। ये डेटा बहुत है इसमें, ये ध्यान रखना, 1 जनवरी 2000, टिक मार्क में आ जाता है, फटाफट देखते टिक कर दोगे, 1 नंबर मिल जाएगा, समय बचेगा, नंबर ही पूरे मिलेंगे। तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया था क्लास। प्लानिंग कमीशन 12वां प्लान जो था आखिरी प्लान था। प्लानिंग 12, उसके बाद आया नीति आयोग। नीति आयोग में जितने भी स्टेट्स हैं सबकी क्लास बैठक होती है, मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर वहां पे होते हैं, सब लोग बात करते हैं कि यार ओवरऑल हम देश को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है क्लास 1950 से 1990। ये वो दौर था क्लास जहां पे हम लोग जो है नई नई सरकार मिली थी, देश को डेवलप करने का काम कर रहे थे, प्लानिंग कमीशन भी सेटअप हो गया था। तो यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर के हालात कैसे थे, तो हमारे
190 साल का जो भी क्लास खराब किया गया है वो क्लास 2 4 10 साल 50 साल में भी सुधरने वाला नहीं है, राइट। लेकिन हमारा एग्रीकल्चर का फीचर क्या था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे पास जमीन ज्यादा थी लेकिन उपज नहीं थी, उसकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं थी, हमारे पास अच्छे बीज नहीं थे, अच्छे इंसेक्टिसाइड नहीं थे, एच वाई वी बीड्स तब तक हम एच वाई वी सीड्स तब तक हमारे पास आए नहीं थे, है ना। फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, प्रॉपर पानी की सुविधा हमारे पास नहीं थी। मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन नहीं था हमारे पास, ट्रैक्टर वगैरह, ट्यूबवेल, वो सब चीजें नहीं थी। तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी था ना वो बहुत लो था। हल से खेती बाड़ी होती थी, बैल को बांध के ना, वो हल मशीन होता था लोहे का, उससे खेती बाड़ी खुदाई करते थे, है कि नहीं। तो प्रोडक्टिविटी कम थी, हम लोग रेनफॉल पे डिपेंड थे, बारिश होगी तो ही फसल अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं। और जहां पे 10 लोग काम कर सकते हैं वहां पे क्लास 15 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 लोग वहां पे दिख रहे हैं काम करते हुए, बट एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड है। उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो कंट्री में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, सब लोग देख रहे थे काम करते हुए लेकिन काम थोड़े लोगों का ही था। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, लोगों के पास जमीन थी लेकिन स्कैटर्ड प्लेसेस में, थोड़ी सी यहाँ, थोड़ी सी वहां, थोड़ी सी वहां, दूर दराज जमीन थी लोगों के पास। लोग खेतीबाड़ी करते थे अपने घर परिवार को चलाने, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इतनी खेतीबाड़ी करें कि हमें अनाज मिल जाए, घर परिवार हमारा चल जाए। और क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, देखो ऑब्वियसली क्लास अचानक से आज़ादी मिलते ही टेनेंट और लैंडलॉर्ड का क्लास ऐसा तो नहीं है कि स्वभाव बदल जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कौन लड़ाई झगड़े तब भी लगे रहते थे क्लास लैंडलॉर्ड में और टेनेंट में। टेनेंट मतलब क्लास यहाँ पे फार्मर है, ठीक है। तो ये फीचर था 1950 टू 19 एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए सरकार लैंड रिफॉर्म्स लेके आई। सरकार को भी पता था इंडिया कृषि प्रधान देश है, अगर भैया एग्रीकल्चर ठीक नहीं किया तो क्लास देश ठीक नहीं कर पाओगे। आज हमारे पास गाड़ी ना हो, मशीनरी ना हो, चलेगा हमारे पास, लेकिन हमारे पास अनाज होना चाहिए। लॉकडाउन में लोग अपने गांव भाग रहे थे शहर शहर से, क्यों? उन्हें पता है गांव में हम भूखे नहीं मरेंगे, अनाज तो मिलेगा, हमें छत तो मिलेगी हमें, तो वो एक नेसेसिटीज है। तो यहाँ पे सरकार लेके आई स्टेप लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सरकार ने क्या किया? जो भी रूल्स रेगुलेशन थे लैंड ओनरशिप के, उनको बेहतर कर दिया गया, बहुत सारे चेंजेस किए गए जो पुराने रूल्स थे उनमें। तो लैंड रिफॉर्म्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके अंदर? सबसे पहला एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, इन्होंने ब्रोकर को हटा दिया। ब्रोकर इन द सेंस क्या है कि पहले क्या होता क्लास, किसान जाएगा जमींदार के पास, उनकी खेती पे काम करेगा, सरकार नहीं, किसान अपनी ही खेत पे काम करेगा। उसके पास अगर खेत नहीं है, जमीन नहीं है, सरकार उसको जमीन देगी, आप अपनी खेती पे काम करो, आप खेती बाड़ी करो और अनाज उगाओ, राइट। तो गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स टू एबोलिश इंटरमीडिएरीज। तो एबोलिश मतलब होता है खत्म कर देना। तो जो जमींदारी सिस्टम है उसको सरकार बिल्कुल एंड कर देना चाहती थी। तो जमींदार को और टिलर को ना बिल्कुल अलग बना दिया कि जो जमींदार है ना वो अपने जमीन पे खेतीबाड़ी कर रहा है, और जो किसान है उसको जमीन दे दी, आप जमीन के मालिक हो, आप अपनी जमीन पे खेतीबाड़ी करो। दिस हैज बीन डन विद अ व्यू टू स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कल्टीवेटर्स बाय द जमींदार, ठीक है। तो जो भी कल्टीवेटर्स थे, टेनेंट थे, पेजेंट्स थे या फार्मर्स कह लो, उनके ऊपर जो प्रताड़ना होती थी ना, तो वो सबको खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया? जमींदार जो करते थे, सरकार लेके आई लैंड रिफॉर्म्स। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट बढ़ा, ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर के अंदर। इवन आफ्टर गेटिंग, आप अपना काम करोगे तो अच्छे से ग्रो करोगे ना, अपनी खेती पे काम करोगे, दूसरे पे कहाँ करोगे? वो भी तब जब वो क्लास इतना अत्याचार कर रहा हो आपके ऊपर। बट इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड, द प्रोटेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर डिड नॉट बेनिफिट, सॉरी, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म। सरकार ने जमीन देने के बावजूद भी जो बेनिफिट सरकार को मिलना चाहिए था वो बेनिफिट मिला नहीं। गरीब किसान अभी भी दूसरों के यहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ, लेकिन एक सरकार ने और अच्छा कर दिया। सरकार को ये पता था कि लोग अभी भी अपनी जमीन पे खेतीबाड़ी नहीं करेंगे या सबको जमीन नहीं मिलेगी, सरकार की पॉलिसी का फायदा सबको कहाँ मिलता है। तो सरकार ने क्या कर दिया? रेंट को रेगुलेट कर दिया कि भैया अगर अगर किसान क्लास जमींदार के खेत में काम करता है तो जमींदार अपने खेत का जो रेंट लेगा वो 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1/3। मान लो क्लास अगर 9 लाख की खेती हुई है तो 6 लाख रुपए किसान को मिलेंगे और 3 लाख रुपए मैक्सिमम जो मिलेंगे वो क्लास किसको मिलेंगे? जमींदार को। लैंड सीलिंग, सरकार ने एक लिमिट बना दी जमीन की कि भैया ये इतनी ही लिमिट है जमीन की, इससे ज्यादा जमीन कोई भी क्लास अपने पास नहीं रख सकता। राजा महाराजाओं पे कई कई स्टेट्स हुआ करते थे, भर भर के जमीन हुआ करती थी, सरकार ने सारी जमीन को एक्वायर किया, लिमिट बना दी। ऑब्वियसली क्लास बहुत सारे लूप होल्स इसके अंदर निकाल लिया राजा महाराजाओं ने, यहाँ वहाँ दूसरों के नाम पे ट्रांसफर करके जमीनों को, लेकिन फिर भी काफी लैंड सरकार को मिला। सरकार ने क्या किया? जिसके पास एक हद से ज्यादा जमीन है उसको सरकार ने ले लिया और ले क्लास गरीबों को बांटना चालू कर दिया। बहुत जरूरी था उस टाइम पे क्लास, आज की डेट पे सुन के लगता है संभव नहीं है, लेकिन हाँ उस टाइम पे जमीन की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं हुआ करती थी और सरकार ने रूल बनाया था, देश को डेवलप करना था, आज़ादी मिली थी, तो वो चीज़ कई हद तक हुआ। लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों ने लूप होल्स निकालना चालू कर दिया। कॉन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग,
मुझे पर्सनली अच्छा लगा। जगह जगह लोगों के पास जमीन थी, अब थोड़ी थोड़ी जमीन जगह जगह है, आप कहाँ से खेती बाड़ी करोगे? तो सारी जमीन को लेकर क्लास एक ही जगह पे क्लास उनको जमीन दे दिया, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, लोगों से मिलकर खेती बाड़ी करने को बोला गया कि भैया 4 खेत मिला के खेती बाड़ी करो, किसी के पास मशीन है, किसी के पास कुछ और रिसोर्सेस है, सब लोग मिलकर खेती बाड़ी करो, इससे आउटपुट जो निकलेगा वो अच्छा निकलेगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज इनकरेज टू फर्दर कंसोलिडेट ऑफ gains of consolidation of holding. This would help small holders. Land reforms were successful in Kerala, West Bengal, because government of these states were committed towards the policy of land reform, whereas other states did not have the same level of commitment. तो land reforms जो आया उसमें कुछ states ऐसे थे जिनको benefit मिला, जिन्होंने land reforms के rule regulation को follow किया, but कुछ states ने नहीं किया तो उनको फायदा नहीं मिला। अगला है क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। खरीफ सीजन में क्लास HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, हरित क्रांति लेके आई गई। ध्यान रखना क्लास, ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम है क्लास टेक्निकल रिफॉर्म्स। 1960s में 1960 में यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान में हम लोगों का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ था वो स्टैग्नेंट हो गया था, स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ। हम एग्रीकल्चर में बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे थे, हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो गए थे अनाज के लिए। अमेरिका हमें अनाज देता था बहुत सस्ते रेट पे, और उस पैसे को भी अमेरिका हमारे यहीं पे इन्वेस्ट करता था। अमेरिका हमें अनाज देता था एक लॉ के तहत, जिस लॉ का नाम है PL 480, पब्लिक लॉ 480, और इस लॉ के अकॉर्डिंग अमेरिका जो गरीब देश है उन लोगों को अनाज देने का काम करता था सब्सिडाइज रेट पे, सस्ते रेट पे। अमेरिका के पास क्या था? टेक्नोलॉजी थी। अमेरिका के पास क्या था? HYV सीड्स था, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, उनके पास मैकेनिकल मींस ऑफ फार्मिंग, ये सारे बेनिफिट्स थे अमेरिका के पास। अनाज इतना उग रहा था, इतना उग रहा था, वेस्ट ही हो रहा था, तो उन्होंने बोला जो गरीब नेशन है उनको अनाज दिया जाए। तो हम लोग अनाज पे इस हद तक 1960s तक आते आते क्लास डिपेंड होते चले गए थे। फिर एक दिन फाइनली अमेरिका ने हमें धमकी दे डाली क्लास पाकिस्तान के चलते, कि भैया हम तुम्हें अनाज देना बंद कर देंगे, एक शर्त पे हम तुम्हें अनाज देंगे, जब तुम अपनी कंट्री में क्या करोगे? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करोगे खेतीबाड़ी करने के लिए, मॉडर्न तरीके से खेतीबाड़ी करो। तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई, हमने भी कहा ठीक है भाई, हम लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन आपसे अनाज नहीं लेंगे। फिर हमारी कंट्री में सरकार इंट्रोड्यूस करती है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। लोगों को एनकरेज किया गया, घर घर जाके बीज बांटे गए, गाँव में लोगों को भेजा गया कि खेतीबाड़ी कैसे बढ़ाओ, और फाइनली क्लास हमें उससे छुटकारा मिला, हम डिपेंडेंसी कम हुई। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलोड इन इंडिया वर रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो ट्रेडिशनल तरीका हम लोग अपना रहे थे खेतीबाड़ी करने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्लास हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्लास लेके आए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। और मेन एम क्या था क्लास? आउटपुट को बढ़ाना, मॉडर्न इनपुट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लास पैदावार को बढ़ाना, ताकि जो फसल हो वो अच्छी हो। These are the following steps taken by the government. क्लास गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए एग्रीकल्चर में? सबसे पहला है क्लास HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। अच्छा, फादर कौन थे क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन के? ध्यान रखना, MS स्वामीनाथन, टिक मारने के लिए आ सकता है, MS स्वामीनाथन। तो कुछ बीज ऐसे लेके आए, बीज के बारे में हमने पढ़ा होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जहाँ पे क्या होता है क्लास कि इस बीज को डालने से जो फसल होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया क्लास। वीट, बाजरा, क्लास ये राइस है, वीट, बाजरा, राइस, जवार, मेज, कॉटन, इन सब चीज़ों में क्लास इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी प्रोडक्टिविटी थी क्लास वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगी, और कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखने लगा HYV सीड्स के थ्रू। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने खरीफ सीजन में क्लास 1965-66 में क्लास HYV सीड्स को अडॉप्ट किया पहली बार, और MS स्वामीनाथन क्या थे क्लास? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। डेट ध्यान रखना, खरीफ सीजन में 1965-66 में क्लास HYV सीड्स को क्लास यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, HYV सीड्स को लाया गया और डिस्ट्रीब्यूट किया गया गांव-गांव में कि भाई ये लो, इस वाले बीज को उगाओ, इससे खेतीबाड़ी करके देखो, कीड़े नहीं लगेंगे और फसल अच्छी होगी, ठीक है, ग्रोथ अच्छा दिखेगा। तो पहला है HYV सीड्स। दूसरा है फर्टिलाइजर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जाने लगा क्लास यहाँ पे, ताकि फसल खराब ना हो। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़े फसल में लग जाते हैं, पत्तियों में छेद कर देते हैं, फसल को ग्रो नहीं करने देते, और सब्जियां लगती, सब्जियों में घुस जाते हैं क्लास, सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो यार इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को छिड़काव किया जाने लगा ताकि फसल कीड़े ना खाएं। साइंटिफिक तरीके से क्लास ट्यूब के अंदर क्लास खेती बाड़ी मतलब कि डाल के प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके, या साइंस जैसे भी खेती बाड़ी साइंस के थ्रू किया जा सकता है, साइंस को यूज करके, तो वो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट किया जाने लगा। लाइक साइंटिफिक मेथड यूज किया जाने लगा क्रॉप के लिए, क्वालिटी ऑफ सीड्स के लिए, सॉइल को प्रिपेयर करना, किस मिट्टी में अच्छे से क्लास उगेगा, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी बिना मिट्टी के भी क्लास पौधा उगाया जाता है अलग सब्सटेंस से। तो ये सारी चीज़ें क्लास बेहतर है, अच्छी चीज़ है ये सारी, इसको बोलते हैं साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। अच्छा, अगला है मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन।
कल्टीवेशन करना मैकेनाइज तरीके से यानी क्लास मशीनरी का यूज करके। तो मशीनरी को इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, सरकार ने धीरे धीरे मशीनरी को इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत सारे कमर्शियल बैंक इसके लिए लोन भी दे रही थी, है ना, किसानों को। ये सारी चीज़ से क्लास जो पैदावार है वो बढ़ी, और ग्रीन रेवोल्यूशन से क्लास हमारा जो क्रॉप है वो मल्टीपल टाइम यानी कि मेनी फोल्ड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इम्पैक्ट क्या हुआ क्लास ग्रीन, अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट फेज आया था ना वो 1670 में, HYV सीड्स खरीफ सीजन में 65-66 में आया था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पहला फेज था वो 1960 से 1970 तक चला, जहां पे HYV सीड्स को कुछ सिर्फ स्टेट्स के अंदर लाइक क्लास पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि बाकी HYV सीड्स जो है वो अदर सेकेंड फेज में बाकी अलग अलग स्टेट्स को भी दिया गया। तो पहले स्टेट में कुछ, पहले फेज में कुछ लिमिटेड लोगों को ही HYV सीड्स का एक्सेस दिया गया, और फिर 1970s मिड 1970 में, ये मिड है ठीक है, मिड 1960 टू मिड 1970 मतलब 1965 समझ सकते हो, ठीक है। 1965 के अराउंड HYV सीड्स को पहली बार लाया गया और कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर ही इसको दिया गया। फिर 1970 1980s के मिड तक ये धीरे धीरे अदर जो स्टेट्स हैं उनको भी दे दिया गया। तो ये कुछ स्टेट्स को पहले दिया गया, फिर बाकियों को बाद में दिया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट क्या है? अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, अनाज इतना उगने लगा कि हम अपनी अनाज की पूर्ति को पूरा करके मार्केट में उसको बेचते हैं, इसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। लो इनकम ग्रुप, अनाज का सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम, प्राइस कम तो गरीब लोग अनाज आसानी से खरीद सकते हैं। फसल की पैदावार जो है वो बढ़ गई। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमसे अनाज लेती है और बफर मेंटेन करती है। बफर स्टॉक का मतलब क्या है कि एडवांस में इकट्ठा करके रख लेती है स्टॉक्स को गोडाउन्स के अंदर, वेयर हाउस के अंदर या कोल्ड स्टोरेज के अंदर, ताकि कभी मुसीबत अगर आई तो क्लास यहाँ से अनाज निकाल के जनता को सप्लाई किया जाएगा। तो एक अनाज का रिजर्व भी रखा रहता है ताकि गरीबी भुखमरी से लोग ना मरे, या राशन बांटने के लिए, या कोई वॉर छिड़ गया है ना, या किसी स्टेट में फसल अच्छी नहीं हुई, उस स्टेट को हेल्प करने के लिए सरकार क्या करती है? बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है क्लास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब 1950 से 1990 सरकार सारी चीजें खुद करना चाहती थी, क्योंकि सरकार सारी चीजें करने के लिए सक्षम थी। उस समय पे प्राइवेट इंडस्ट्री क्लास नाक के बराबर थी। टाटा बिरला ही आप सुनते आए होंगे शुरू से, बहुत ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री थी नहीं, और सरकार चाहती थी सारी चीजें खुद करे, क्योंकि अगर सरकार सारी चीजें प्राइवेट के हाथ में दे देगी, और प्राइवेट का मेन मोटो क्या? मुनाफा कमाना, तो वो मुनाफा कमाने के लिए फिर लोगों को शोषण करेंगे। और आज़ादी मिलने के बाद हमारी हालत बहुत बेकार थी, देश की बहुत गरीब था देश। तो उस सिचुएशन में लोगों को लूटना, प्रॉफिट मोटिव से काम करना अच्छा नहीं था। तो सरकार सारी चीजें अपने हाथ में करती थी। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था? पहला, पब्लिक सेक्टर क्यों सारी चीजें कर रही थी? क्योंकि क्लास प्राइवेट के पास पैसा नहीं था, सरकार रोजगार दे रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी, क्लास डिफेंस में भी, सरकारी कंपनियों में भी। तो सरकार काफी अच्छा क्लास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी। सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग था, सरकारी कंपनियां क्लास स्ट्रांग थी उस टाइम पे, सरकार के पास पैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग था, तो सरकार इकोनॉमी में रोजगार दे सकती थी। तो इसलिए सरकार खुद ही सारी चीजें कर रही थी, इसको भी हम बनाएंगे, इसको भी हम बनाएंगे। जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट कर रही थी क्लास गवर्नमेंट। ऊपर से क्लास सरकार का मेन मोटो सोशल वेलफेयर था, कि समाज का भला करना। तो वहां पे सरकार का मेन मोटो प्रॉफिट मेकिंग नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी, सरकार समाज के भले के लिए काम कर रही थी। अगर सरकार ये काम किसी प्राइवेट को देती तो वो भले के लिए काम नहीं करता, वो प्रॉफिट के लिए काम करता, ठीक है। नेक्स्ट है आईपीआर 1956। आईपीआर का पहला फेज 1941 में आया। ये आईपीआर का फेज नंबर 2 है, जो 1956 में आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में इन्होंने कंपनियों को 3 कैटेगरी के अंदर क्लास बांट दिया। स्केड्यूल ए के अंदर कुछ कंपनियां हैं, स्केड्यूल बी के अंदर कुछ कंपनियां हैं, और स्केड्यूल सी के अंदर कुछ कंपनियां हैं। तो कंपनी ए की क्लास अगर हम बात करें, अंडर दिस स्केड्यूल 17, ध्यान रखना क्लास, इसके अंदर 17 ऐसी इंडस्ट्री सरकार ने रख दिया कि भाई इस पे तो हम ही काम करेंगे, एक्सक्लूसिवली, यानी पूरी तरीके से ओन बाय द स्टेट। स्टेट यानी सरकार। सरकार ने बोला ये 17 इंडस्ट्री हमारी हैं, इसमें प्राइवेट तुम घुस नहीं सकते, तुम नहीं कर सकते, हथियार तुम नहीं बना सकते, एटॉमिक एनर्जी, एम्यूनिशन, आयरन, स्टील, हैवी मशीनरी, मिनरल ऑयल, कोल, एयरक्राफ्ट, रेलवे, शिपिंग, ये ऑयल, ये सारी चीजें क्लास हम बनाएंगे। सरकार ने बोला ये जरूरी चीजें हैं, इसका पावर हम क्लास आपके हाथ में नहीं दे सकते, आप मुनाफा कमा जाओगे, अनड्यू एडवांटेज आप ले जाओगे। स्केड्यूल बी के अंदर सरकार ने बोला 12 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो क्लास स्टेट ओन होगा, स्टेट ही चलाएगी उसको, स्टेट ओन होगा, लेकिन स्टेट क्या करेगी क्लास? नई एंटरप्राइज बनाएगी, जहां पे प्राइवेट वालों से क्लास वो क्या करेगी? हेल्प करेगी, वो किसी तरीके से सपोर्ट करे। तो इस 12 में
सरकारी कंपनी बनाएगी, ओनर सरकार रहेगी, प्राइवेट वालों से हेल्प लेगी, ठीक है, काम करवाएगी उनसे। तो ये चीजें जैसे फर्टिलाइजर, एल्युमिनियम, मशीन, टूल, अदर माइनिंग एक्टिविटी में सरकार गाड़ियां प्राइवेट कंपनियों की लगवा सकती हैं, लेकिन माइनिंग करने का राइट सरकार के पास ही होगा। बची कुछ जितनी भी क्लास इंडस्ट्री थी, सरकार ने बोला वो सारे प्राइवेट कंपनी वाले काम कर सकते हैं। तो मेजर इंडस्ट्री क्लास सरकार ने रोक दिया, कंट्रोल अपने पास रख लिया, और बाकी जो स्केड्यूल ए बी में नहीं है कंपनी, वो सारी कंपनी क्लास प्राइवेट फर्म चला सकती हैं। अंडर दिस स्केड्यूल द रिमेनिंग इंडस्ट्री आर डेवलप बाय द प्राइवेट सेक्टर, बट दे हैव टू टेक लाइसेंस, सरकार से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। However, nowadays easy to obtain license from the government. Government also provide subsidy, tax benefit. लाइसेंस लेना शुरू में मुश्किल था, अब आसान है। तो जो बैकवर्ड है एरिया, उनमें जो अगर कोई बिजनेस ओपन करता है ना, रूरल एरिया में आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, सरकार आपको सब्सिडी देगी। रूरल एरिया में आप स्कूल ओपन करना चाहते हो, सरकार आपको सब्सिडी देगी, सस्ते रेट पे क्लास लैंड देगी आपको, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, देश के ग्रो के लिए काम कर रहे हो। तो ये तीन ध्यान रखना, ए बी सी, शेड्यूल ए बी सी। अच्छा, अब आते हैं क्लास हमारे टॉपिक पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं कार्वे कमेटी, इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्लास 1950 में रिकॉग्नाइज किया, और 1955 में क्लास इसका नाम था विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। रेगनेशन कब मिला क्लास? 1950 में मिल गया। लिमिट कितने की थी क्लास? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 5 लाख की। सीधी सी बात है, लघु उद्योग, छोटी छोटी कंपनियां जो थी, तो अगर आपके बिजनेस में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो क्लास वो आप एक छोटी कंपनी कह सकते हो। लेकिन आज जो इन्वेस्टमेंट है क्लास, ये 10 करोड़ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किसमें? मशीन और इक्विपमेंट में। अगर आप 5 लाख की मशीन, आप सोचोगे सर 5 लाख, बस 5 लाख तो एक छोटी सी दुकान में लग जाता है, बिल्कुल। लेकिन ये तो देखो, ये सॉरी, वो तो ईरा तो देखो 1955 के टाइम पे 5 लाख रुपए बहुत होते थे। तो अगर आप 5 लाख रुपए तक का इक्विपमेंट लगा के पूरा काम धाम लगा कर रहे हो, 5 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 3 लाख 50 हजार, तो आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो। आज की डेट पे क्लास 10 करोड़ है, 2016 में 1 करोड़ थी। दीज आर जनरली लेबर इंटेंसिव क्लास, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं, यानी कि ये जो भी काम कर रहे हैं वो क्लास लेबरों से काम कराते हैं, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल क्या था? सबसे पहला है क्लास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी, यानी कि रोजगार दे रही थी। जो छोटी छोटी कंपनी इंडस्ट्री थी ना, वो रोजगार दे रही थी। छोटी छोटी इंडस्ट्री खुलती है, चाहे वो चॉकलेट की हो, टॉफी हो गया, फिर क्लास कोई छोटा टॉयज हो गया, टिश्यूज हो गया, तो ऐसी चीजें क्लास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं। तो ये काफी ज्यादा आसपास के लोगों को रोजगार देती हैं, एक्सपोर्ट में प्रमोट करती हैं क्लास। एक्सपोर्ट जो होता है लगभग 45 to 50% एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो रहा है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सारी हैं, तो वो जो प्रोडक्ट उगाती है उसे हम बाहर बेचते हैं, और आम जनता का भला होता है, उनको काम मिलता है, ये एडवांटेज है क्लास, ठीक है। और वो होता क्या है? लेबर इंटेंसिव, तो लेबरों को काफी ज्यादा काम मिलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। हमारा लास्ट टॉपिक, इनसे 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्लास एक ऐसे इकोनॉमिक्स थे, ये आर्किटेक्ट जाने जाते थे इंडियन प्लानिंग के। इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में क्लास इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। और सेकंड 5 ईयर प्लान में, हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें क्लास इन्हीं का जो मॉडल है वो यूज़ किया गया 1956 से लेकर 1961। ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, ये जो बेसिकली 56 से 57 और 60-61, तो इन्होंने क्लास क्या किया, ये इन्होंने इस सिचुएशन में हमें सेकंड 5 ईयर प्लान में काफ़ी हेल्प की, अपना मॉडल दिया, इकोनॉमी कैसे ग्रो करना है उसमें क्लास इन्होंने काफ़ी हेल्प की। इनकी 3 बातें क्लास ध्यान रखना। पहला, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, आर्किटेक्ट ऑफ, ये जो 5 साल है ना, ये जो सेकंड 5 प्लान में 5 साल, इसमें इन्होंने क्लास कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने जर्नल संख्या की शुरुआत की, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की भी क्लास इन्होंने शुरुआत की। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में क्लास MCQ पूछा जा सकता है, टिक मार्क पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि लोग बाहर से सामान खरीद रहे थे, है कि नहीं? कंपनियां धीरे धीरे आने लगी इंडिया के अंदर, लोग बाहर से सामान खरीद रहे थे, तो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे उनका नुकसान हो रहा था। तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनका नुकसान, भाई मैं कोई दुकान चला रहा हूँ, आप मेरे सामान ले रहे, बाहर सामान खरीद रहे हो आप, तो बाहर सामान खरीदो, देश का डॉलर भी बाहर जाएगा और इनकम भी उसको मिलेगी, अपने घर ले जाएगा वो, मुझे क्या मिला, मैं देश का हूँ। तो सरकार ने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक ट्रेड पॉलिसी लेके आई जिसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बॉटलनेक बना दिया कि भाई बाहर से जो हम इंपोर्ट करेंगे ना वो कम करेंगे, आप इंपोर्ट बाहर से कम करो, देश के अंदर ही चीज़ों को बनाओ। जो चीज़ आप बाहर से इंपोर्ट करते हो वो चीज़ बाहर से इंपोर्ट ना करके आप देश के अंदर ही वो चीज़ बनाओ,
दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि आप बाहर से इंपोर्ट ना करके देश के अंदर ही आप उस चीजों को बनाओ। और उस चीज को हम लोग इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्ड। आप अंदर देखो ना, अंदर कैसे बना सकते हैं। हम बाहर से चीजें नहीं खरीदेंगे। पीपी किट वगैरह क्लास कोविड के टाइम पे देश के अंदर ही बनाई जाने लगी। कितना बाहर से इंपोर्ट करोगे, कितना डिपेंड रहो किसी और पे। आप अंदर से अंदर ही बनाओ। और बेहतर करने के लिए इसको क्लास दो पॉलिसीज लेके आए। पहला है टैरिफ और कोटा। टैरिफ का मतलब टैक्सेस। इंपोर्ट अगर आप करते हो बाहर से तो सरकार ने बोला हम टैक्स रेट को बढ़ा देंगे। तो बाहर से अगर आप इंपोर्ट करोगे ना तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा, और टैक्स रेट बढ़ेगा, चीज आपको महंगी मिलेंगी, आप बाहर से इंपोर्ट नहीं करोगे, फिर आप देश के अंदर से खरीदोगे, वो पैसा देश में रहेगा और देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को भी टैक्सेस मिलेंगे। दूसरा है क्लास कोटा। कोटा का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। सरकार ने बोला कि भैया एक लिमिट से ज्यादा सामान आप बाहर से नहीं मंगा सकते, यानी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आपके ऊपर कि भैया रेस्ट्रिक्ट कर दे कि आप इससे ज्यादा सामान बाहर से नहीं मंगा सकते। तो टैरिफ मतलब टैक्सेस, और कोटा मतलब क्या है क्लास? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो ये बात आप ध्यान रखना। ट्रेड पॉलिसी के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को ध्यान समझना, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया? टैरिफ और कोटा लगाया। ठीक है, क्या लगाया? टैरिफ और कोटा। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझा दिया है फॉरेन ट्रेड में, बस इतना ही था। दैट्स इट फॉर टुडे। और ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। हर चैप्टर क्लास लगभग 5 नंबर का है, तो 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेटा भी काफी इसके अंदर है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर बाय। वीडियो को लाइक जरूर करके जाने से पहले, और कोई भी डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।